तो हम लोग जो है हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये आपका है भाग कितना, भाग 7 है। ठीक है, भाग 7 देख लीजिएगा, भाग 7 है कि 6 है। ठीक है, मतलब जहाँ से हम लोग पढ़े थे उसके आगे से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है, हाइड्रोजन चैप्टर चल रहा था आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जल के बारे में देखेंगे। जल, ये H2O, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, ये H2O जो होता है हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। ध्यान रखिएगा, H2O क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। इसका जो अनुपात होता है H अनुपात O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, जो भरात्मक जो अनुपात होता है भार के अनुसार, तो 1.8 होता है। कैसे होता है देखिए, H2O, तो H यहाँ पर 2 परमाणु है तो 2 गुना 1 यानी 2, और ऑक्सीजन का कितना भार होता है 16 अणुभार, तो 2 और 16 इसका अनुपात निकालेंगे तो एक अनुपात क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका भरात्मक अनुपात क्या होता है 1:8। आयतनात्मक अनुपात कितना होगा HO का 2:1। देखिए यहाँ पर H 2 गो और ऑक्सीजन 1, तो 2:1 कह सकते हैं। ये आयतनात्मक अनुपात है। जल का स्रोत कहाँ से मिलता है, कुएं से, समुद्र से, नदी, बस आदि से। ठीक है, देखिए जल के अणु की संरचना, तो ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया है जल का अणु सूत्र, जिससे H जो होता है यहाँ पर H2O से क्या है जुड़ा हुआ है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जो O है H जो जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। जब ज़्यादा खींचेगा तो इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाता है, हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, तो 2 गो यहाँ पर H है, तो इसलिए 2S माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, S ये डेल्टा हम इसको बोल सकते हैं, S जैसा होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आंशिक रूप से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है, या आप डबल माइनस यहाँ डबल माइनस डेल्टा कह सकते हैं, S दोनों को मिला करके। ठीक है, तो और इस पर हम देखेंगे तो बॉन्ड पेयर कितना होगा, 2 होगा, लोन पेयर भी 2 होगा। ठीक है, कक्षक कितना है, इसमें कक्षक होता है 4, संकर्ण क्या हो जाएगा sp3। ठीक है, आकृति भी रूपी, भी से आकृति बताया गया है आप लोग को। ठीक है, अच्छा ये जो है ये लंबाई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो 95.7 पिकोमीटर है। ठीक है, ये बॉन्ड का लंबाई होता है इतना, H2O के लिए है, ध्यान रखिएगा। कोण कितना होता है 104.5 डिग्री। देखिए एक बात, हाइड्रोजन बंध आप लोग समझिएगा, यहाँ पर जो H2O का अणु जो होता है, H2O जो होता है, जैसे HOH यहाँ पर है, तो देखिए आंशिक रूप से ये क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ये ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित। ठीक है, तो इस पर भी यदि प्लस S आएगा डेल्टा, तो यहाँ भी 2 को माइनस लगा दीजिए, या आप -2S लिख दीजिए। ठीक है, या 2 डेल्टा। ठीक है, S जैसा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर S बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन का बहुत सा अणु जो होता है, जो यहाँ पर लिखे हैं अणु, बहुत सा अणु लिखे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से वो अणु जुड़े होते हैं इस प्रकार से। तो जो जुड़े होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये जल के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, बहुत सा अणु जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो है देखिए, अगर बहुत सा अणु हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से संरचना तैयार हो जाएगा। इसका जो खाली स्थान जो होता है, उस खाली स्थान को वायु कोश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वायु उपस्थित हो जाता है। जैसे बर्फ़ में क्या होता है कि बर्फ़ में वायु कोश उपस्थित होता है, और इसी वजह से वो पानी में जो होता है तैरते रहता है। यहाँ पर देखिए बर्फ़ की संरचना में लिखे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वायु कोश बनते हैं
अतः बर्फ का घनत्व जो होता है जल से क्या होता है, कम कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो भौतिक गुण है तो ये रंगहीन, गतिहीन, स्वाधीन द्रव है और ये पारदर्शी होता है। ठीक है, कौन, बर्फ। हाँ, तो ये सब जो है आप लोग देखिए। तीसरा है प्रकृति कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और यहाँ पर परावृतता क्या होता है, 80 होता है, इसलिए यह उत्तम विलायक होता है। ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जल का क्वथनांक जो उच्च होता है, अधिकतम घनत्व होता है कितना पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ध्यान रखिएगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 1 ग्राम इसका घनत्व होता है। 7वां नंबर क्या है, अपेक्षित ऊष्मा, चालकता, तापीय पृष्ठ तनाव अन्य द्रव से क्या होता है, अधिक होता है। 8वां क्या है, विद्युत का यह कुचालक होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है 18 कैलोरी होता है। जल का आयनिक गुणनफल जो होता है 1 × 10⁻⁻14 होता है। द्विध्रुव जो अघूर्ण इसका होता है 1.85 डायोप्टर होता है। तो ये सब याद करना चीज़ें याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जल का रासायनिक गुण क्या है, तो अपघटन ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि H2O को अपघटित करने पर H2O2 में टूट जाता है, ये पहले ही बताया गया है। विद्युत अपघटन करने पर तनु अम्ल उपस्थित होना चाहिए, यानी कुछ अम्लीय होना चाहिए और उच्च ताप होना चाहिए। ये पहला है अपघटन जो होता है इसका रासायनिक गुण का। दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आपको पता होगा कि जितना भी धातु है सबका ऑक्सीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। और अधातु का क्या होता है, अपचयन होता है। और धातु का अपचयन होता है, धातु का ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर देखिए जैसे Na है, ठीक है, और यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2H2O लिखेंगे, H2H2O ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो 2H2O लिख सकते हैं। और इसको जो है अलग तरीका से इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए होता क्या है कि एक बात दो तरह से यहाँ समझिएगा कि अगर विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप लोग 10वां में पढ़े होंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता क्या है कि हाइड्रोजन से जितना भी ऊपर वाला तत्व होता है, जितने भी ऊपर तत्व है उस सब हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो जब रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन का हटा करके उसको खुद स्थान ले लेता है। जिससे यहाँ पर देखिए यहाँ पर H2 को यहाँ पर हटा दिया और क्या NaOH यहाँ पर बन गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका जो चार्ज है ऑक्सीकरण अवस्था Na का है 0 है और यहाँ पर +1 हो जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। तो 0 से 1 हो गया, बढ़ गया, यानी धातु का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। कौन कर रहा है, तो हाइड्रोजन कर दिया, यानी धातु के द्वारा। ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ भी है उसी प्रकार से है। H2 जो है अलग हो गया और मैग्नीशियम जो है यहाँ पे MgOH ट्वाइस के रूप में अलग हो गया। देखिए यहाँ पर भी चार्ज 0 है, यहाँ पर इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 है तो यहाँ पर 0 से 2 हो गया, यानी कि बढ़ रहा है ऑक्सीकरण अवस्था। जहाँ ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगा वहाँ धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और जब घटेगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या है, अपघटन है, दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं आप लोग, जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया धातुओं पर। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया अधातुओं पर। देखिए F2 जो है और जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, 4HF। ठीक है, यहाँ पर माइनस जो लिखा हुआ है ये माइनस इसमें का नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर फ्लोरीन के पास यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पर 0 से -1 हो गया। देखिए यहाँ पर कम हो रहा है, 0 से क्या हो गया, और कम हो गया। तो जब कम होगा तो यहाँ पर धातु का क्या हो गया, अपचयन हो गया। कौन कर रहा है, तो हाइड्रोजन। इसीलिए जो हाइड्रोजन H2O जल कर देता है। ठीक है, तो जो जल होता है तो दोनों को क्या करता है, धातु अधातुओं को ये अपचयित करता रहता है। ध्यान रखिएगा, धातु को क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है और अधातु को अपचयन कर देता है। यहाँ पर देखिए O2 अलग हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि देखिए ग्लूकोज बनता है जल और CO2 6O2 यानी ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए +4 से ऑक्सीकरण संख्या जब 50 से कितना हो गया, यहाँ पर 0 कम हो गया, नहीं अपचयन हो रहा है अधातु का। ठीक है,
तो जो चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे, रिडक्शन जो पढ़ेंगे, रिडक्स पढ़ेंगे, उसमें ये सब स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट बना लीजिएगा। चौथा है जल का अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए SiCl4 जो है H2O के साथ यदि अभिक्रिया कराया जाएगा तो Cl4 और H2O अलग हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 4HCl हो जाएगा और SiO2 अलग हो जाएगा सिलिका के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार सब यहाँ पर CaC2 है और पानी के साथ इस देखिए 2H2O को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 H यहाँ पर लिखिए HOH। ठीक है, इसको एक रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2H2O। ठीक है, उसी प्रकार ये सब जो है Al4C3 है। ठीक है, 12HOH लिखा हुआ है, इस प्रकार से जो है बन जाता है। P4O10 है 6H2O के साथ, तो 4H3PO4 बन जाता है। ठीक है, तो ये सब अभिक्रिया जो है अभिक्रिया आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आप लोग नोट बना लीजिएगा। आप लोग को केवल यहाँ ये देखना है इसमें कि क्या जल के रासायनिक गुण में अपघटन होता है, इस प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये अपचयन अभिक्रिया हो गया, और जल अपघटन अभिक्रिया। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर है ऑक्साइडों पर प्रभाव। ऑक्साइडों पर इसका प्रभाव क्या है, जिसे यहाँ पर देखिए SO3 है, H2O है, जब इसके साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, SO3 के साथ जल का अभिक्रिया कराया जाएगा, तो देखिए H2 जो है H2 और यहाँ पर H2 है और SO3 और यहाँ पर O है, तो SO4 बन जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार Cl2O7 के साथ में H2 का अभिक्रिया कराया जाता है, क्या बन जाएगा, HClO4। ये हमको क्लोरस एसिड इसको बोल सकते हैं, क्लोरस एसिड। ठीक है, N2O5 है H2O, तो से इसके का बनता है 2HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये सब अभिक्रिया आप लोग लिख लीजिएगा। उभयधर्मी इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। आगे देखिए आगे क्या है, यहाँ पर मृदु तथा कठोर जल। देखिए मृदु और कठोर जल किसको बोलते हैं, तो जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहते हैं, और जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है वो क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। देखिए जल की कठोरता के प्रकार तो 2 प्रकार होते हैं, एक अस्थायी जल और दूसरा अस्थायी कठोरता, और अस्थायी कठोरता और दूसरा अस्थायी कठोरता। देखिए कैसे पहचानेंगे इसको, ध्यान रखिएगा कि ये उबाल कर दूर किया जा सकता है, जबकि ये उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता है, जबकि ये उबाल कर दूर किया जा सकता है। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, देखिए Ca मैग्नीशियम। ठीक है, इसके क्या हो जाते हैं, तो सल्फेट उपस्थित होते हैं, क्लोरीन सल्फेट और क्लोराइड उपस्थित होते हैं किस रूप में, तो इसके देखिए, और इसमें क्या उपस्थित होते हैं, Ca मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बुझा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है, देखिए जैसे अस्थायी जो है कठोरता को दूर करने की विधिया में आपको यहाँ पर जो दिखा हुआ है, देखिए कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे यहाँ पर अभी बताए हमने कि वही चीज़ हुआ यहाँ पर कैल्शियम जो है सल्फेट के रूप में, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में या क्लोराइड के रूप में, इसी का। ठीक है, और इसमें बाइकार्बोनेट के उपस्थित होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर Na2CO जो 3 है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा कठोर जल, ठीक है, मतलब अस्थाई कठोर जल, और Na2CO3 के साथ मिलाकर थोड़ा सा गर्म करने पर ये अभिक्रिया जो होता है पूर्ण हो जाता है, मतलब अस्थाई कठोरता दूर हो जाता है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है आपको, यहाँ पर जो है क्या दिखाया गया है, देखिए CaCO4 जो है कैल्शियम सल्फेट जो है, इसके साथ है गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम SO4 के साथ, हाँ, और ये सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है सल्फेट और सोडियम अलग हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में Ca और CO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट, देखिए
और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो अंदर में क्या प्राप्त होगा, सोडियम सल्फेट देखिए, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, लवण के रूप में प्राप्त हो गया, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, भारी जल तो DTO बोला जाता है, ठीक है। ड्यूटेरिक ऑक्साइड, क्या इसको बोलेंगे, नाम ध्यान रखिएगा, पहले भी बताया हुआ है, ड्यूटेरिक ऑक्साइड। देखिए यह भारी हाइड्रोजन अर्थात D2 का ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। खोज किसने किया था, यूरे तथा बासबर्न ने किया था, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। निर्माण की बीच की विधियाँ क्या होती है, तो जल के विद्युत अपघटन द्वारा, देखिए जल के विद्युत अपघटन द्वारा साधारण जल के 6000 भागों में एक भाग DTO होता है, ध्यान रखिएगा। साधारण जल के 6000 भागों में एक भाग क्या होता है, DTO होता है। साधारण जल का बार बार विद्युत अपघटन करने पर, देखिए जो साधारण जल होता है बार बार विद्युत अपघटन करने पर H2O अपघटित होता रहता है, और जबकि शेष क्या बच जाता है, DTO बच जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसका जो है रासायनिक विनिमय विधि क्या है, तो रासायनिक विनिमय विधि हम लोग इसका देखेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए H2O के साथ अगर D2 को 200 डिग्री सेल्सियस पर और PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है, D2O और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है, ठीक है। H2O का D2 उसी प्रकार जो है जिसे हम लोग D2S जो है, D2S को क्या हम लोग पढ़ेंगे, ड्यूटेरिक सल्फाइड, जिसे ड्यूटेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, उसी प्रकार ड्यूटेरिक सल्फाइड 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, DTO और H2O प्राप्त हो जाएगा, H2S प्राप्त हो जाएगा। और इस विधि को SP वैक विधि कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब तो रिएक्शन आसान है। भौतिक गुण क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वाधीन और द्रव है। अणुभार साधारण जल से क्या होता है, अधिक होता है, जिससे H2O है, साधारण जल है तो इसका अणुभार 18 होता है। और D2O का निकालेंगे हम लोग तो 2 है, यहाँ पर 2 भाग है, 2 2 2 4, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 20 हो गया, भारी हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो भौतिक गुण है यहाँ पर ये हो गया। देखिए घनत्व, क्वथनांक, गलनांक भी साधारण जल से क्या होता है, अधिक होता है। श्यानता मतलब ज़्यादा गाढ़ापन साधारण जल से अधिक होने के कारण क्या होता है, आयनिक यौगिक DTO में कम घुलनशील होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो रासायनिक गुण यहाँ से पहला है, ठीक है। हम आपको रासायनिक गुण में उस समय दूसरा बताए थे, विनिमय विधि जो बताए थे, यहाँ पर देखिए पहला है, इसको पहले लिखिएगा विद्युत अपघटन में, ठीक है। देखिए DTO का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो D2 गैस प्राप्त हो जाता है और ऑक्सीजन भी गैस प्राप्त हो जाता है। D2 को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ड्यूटेरियम गैस है। सक्रिय धातुओं से क्रिया कर देखिए जो सोडियम होता है, ठीक है, सक्रिय होता है। और जैसे H2O को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से 2H2, उसी प्रकार हम लोग इसको DOD लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है कि Na, जैसे यहाँ पर H रहता है, यहाँ पर OH रहता है, H रहता है तो H2 अलग हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर D2 अलग हो गया। कब Na, यहाँ पर 2Na है और 2H2 है तो 2Na और OD ये प्राप्त हो जाता है। ये क्या होता है, तो सोडियम इसको ड्यूटेरो ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, देखिए क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, ठीक है। और D2 जो है गैस प्राप्त हो जाता है। धातु के ऑक्साइड से क्रिया कर Na2O से सोडियम ऑक्साइड से क्रिया कर DOD, जैसे HOH मतलब H2O, जैसे D2O क्रिया कर क्या बनाता है, 2NaOD यानी सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, तो कैल्शियम डाइऑक्साइड या कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड इसको भी बोलेंगे, जैसे सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, उसी प्रकार ये भी क्या बनेगा, तो कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए D2O का हम लोग जो है इसका उपयोग याद कर लीजिएगा लिखकर। परमाणु भट्ठी में ANON मतलब न्यूट्रियन के मंदक के रूप में, जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन के रूप में इसको यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, मंदक के रूप में, ठीक है। और इसके बारे में पहले आप लोग को बताए हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा तो, ठीक है, नहीं तो आगे भी सीखना है हम लोग को। देखिए यहाँ पर
D2 जो है D2 और उसके यौगिक बनाने में अभिक्रिया विधि ज्ञात करने के लिए ट्रेसर यानी सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रेसर क्या होता है? एक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका क्रिया विधि में। जैव तंत्रों के अध्ययन में ट्रेसर के रूप में D2 के जैविक देखिए प्रभाव क्या है, तो जैविक अभिक्रिया असंतुलित हो जाती है इससे। बीजों का अंकुरन और पौधे का विकास धीमा हो जाता है। देखिए टैडपोल व जलीय जीव मर जाते हैं। टैडपोल क्या होता है? जैसे मतलब कोई भी अवस्था जो होता है टैडपोल, जैसे बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे 10वीं में, टैडपोल जलीय जीव मर जाते हैं। चूहों की अत्यधिक प्यास लगती है D2 के कारण। तो ये सब उपयोग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो है भाग जो है आगे बनकर आएगा, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं, भाग और 3 भाग पढ़ाएंगे मेन। उसके बाद ये हाइड्रोजन चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा।